दोस्तों नमस्ते नमस्ते। जीके ट्रिक 97 में सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। सभी ठीक ठाक होंगे साथियों। बहुत दिन बाद में मैं वीडियो लेके आया हूं क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं और उन बच्चों के लिए भी है जो इस वक्त 10वीं में हैं और वो अपने स्कूल से कुछ दूर हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ये रीट के लिए भी है और ऑल एग्ज़ाम यानी सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों कुछ क्षण के लिए देखकर ही बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखना। और चलते हम हमारे पाठ की ओर। देखो, मौर्य साम्राज्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। गुरु जी, साम्राज्य क्या होता है? देखो, साम्राज्य वो होता है जो हमारे पूरे भारत में उसने क्या किया गया, उसने शासन किया हो। क्या किया गया हो? शासन किया हो, उसको ही हम बोलते हैं साम्राज्य। ना छोटे छोटे शासनों ने भी शासन किया था, जैसे कि गुप्त साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य है, और उनसे भी छोटे हैं जैसे कि सातवाहन, शुंग वंश। ऐसे साम्राज्यों ने भी यानी कि ऐसे शासन ने भी यहाँ पर हमारे भारत में अपना कुछ दिन यापन किया था। यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, किस तरह हुई थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, कंपटीशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि उसकी बेसिक क्लियर करना, और बेसिक क्लियर हो जाएगा ना हमारा, तो हम लगभग हमारा कंपटीशन में हमारा अच्छा स्कोर, अच्छे नंबर आ जाएंगे। देखो, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। पहला क्वेश्चन बनता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 345 ईसा पूर्व। थोड़ा डिफेक्ट सन है भाई, ये क्या है? सन है, थोड़ा सन को अच्छी तरह देख लेना। इनकी इसका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में, और इसका प्रधानमंत्री को यानी कि इसका जो गुरु कौन था? चाणक्य था। देखो, गुरु ने ही इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक छोटा बालक एक साम्राज्य रूप में पूरे हमारे भारत में साम्राज्य कर रहा है। ये किसकी नीति है? सब चाणक्य की नीति है। तो गुरु का कभी अपमान मत करना। गुरु पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो इसलिए देखो, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने पूरा देश में साम्राज्य के लिए अपनी नीति को लागू करवा दी। तो इसको कौन हो गया? चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद की। किसने की मदद की? चंद्रगुप्त मौर्य। ज्ञान का मार्ग। अब देखो, धनानंद को हराया। किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य। हाथ किसका था? चाणक्य का था। चाणक्य बोलता था, चंद्रगुप्त जैसा करता था, और करना ही पड़ता था। ठीक है ना? देखो, चाणक्य उपनाम क्या क्या थे चाणक्य के? जैसे कि कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इसकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र। सब अर्थशास्त्र का संबंध था राजनीतिक से। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि बताइए कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो हम बताएंगे राजनीतिक से। किससे है? राजनीतिक से है। चलो साथियों, और बताते हम आगे चलते हैं। मगध की गद्दी पर कब बैठा साहब? कौन बैठा? मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठ गया। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य था जो किस धर्म का अनुयायी था, यानी किस धर्म को ज्यादा मानता था साहब? ये देखो, चंद्रगुप्त मौर्य था जो जैन धर्म को अधिक अपनाता। क्योंकि कंपटीशन में जब हम बैठते हैं तो कई बार क्या बुद्ध धर्म अपनाया था, जैन धर्म। देखो, ऊपर क्या दो मात्रा है, तो देखो दो मात्रा यहाँ पर भी है, दो मात्रा यहाँ पर। कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, अपने जीवन में ग्रहण किया था। अब देखो साहब बच्चों, आगे चलते हैं क्या होता है। देखो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, मात्र 10-15 मिनट की वीडियो है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो कर्नाटक का श्रवणबेलगोला। देखो, श्रवणबेलगोला में अपना अंतिम जीवन यापन किया था। अब देखो साहब, अब क्या है? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य प्लस सेल्यूकस निकटर के बीच में साहब भयंकर युद्ध हुआ, और युद्ध में इतना जबरदस्त युद्ध हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकटर को हरा दिया।
कब हरा दिया? 305 ईसा पूर्व में इसका इनकी युद्ध हुआ था। युद्ध का वर्णन किसने किया? एपियानस में। इनके इसका वर्णन मिलता है इसमें। ओके, थोड़ा यह भी याद रखना। तो बोला कि सेलुकस निकट से कि तुम्हारी पुत्री से मेरे को क्या हो गया? प्यार हो गया। हेलेना कौन थी? हेलेना। तो शादी हो गई साहब उसकी। अब देखो आगे चलते हैं। सिंध की जिसमें मौर्य को देखो, अब जो सिंध प्रांत में मौर्य को कौन कौन सा, अब सिंध यानी कि जो सेलुकस निकटर आया था, तो सिंध की जिसमें मौर्य साम्राज्य कौन कौन सी प्रांत दे दी थी? 4 थी। एक तो काबुल, गंधार, हेरात और मकरान। 4 प्रांत मिल गए। ओके, अब देखो मौर्यों ने जैन धर्म की शिक्षा किसे ग्रहण की? ये इंपॉर्टेंट है साहब, क्योंकि मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा साहब किसे ग्रहण की थी? जैन गुरु भद्रभाव। कौन था? जैन गुरु कौन था? भद्रभाव था। ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं। ये है मेगास्थनीज। स्वामी ये कौन आ गया? देखो बच्चों, ये था कौन था? सेलुकस निकटर का राजदूत था। कौन था ये? सेलुकस निकटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। इसने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। ठीक है ना। चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था फिर ये? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन रहता था? मेगास्थनीज। आगे चलते हैं। अब कुछ इस साम्राज्य की नीति थी। देखो मेगास्थनीज के अनुसार राजा सम्राट के जीवन कैसा होता था, किस तरह जीवन यापन करता था वो राजा सम्राट। राजा का सौभाग्य यात्रा निकाली थी, जश्न मनाते थे। हैं, उसके कुछ सेनापति पेड़ों पर लेकर अंगरक्षा करते थे, सोने की पाल की गुफाओं में रखते थे। पाटलिपुत्र क्या है? एक विशाल प्राचीन गिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। राजा का महल घाट का बना होता था। अब देखो प्लूटार्क के अनुसार गुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार दिए। चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए। ठीक है ना। चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? ये थोड़ा डेट अच्छी है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व स्वर्ण बेला गोला में उपवास करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। अब देखो, अब इसके बाद में कौन आता है? बिंदुसार आ जाता है। हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया, बिंदुसार आ जाता है। तो बिंदुसार के बारे में हम चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त का उत्तराधारी यानी कि उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। मगध की गद्दी पर बैठ गया। किस गद्दी पर बैठ गया? मगध की गद्दी पर ये बैठ गया। चलो साहब, बैठा दिया। किसकी गद्दी पर बैठा दिया? मगध की गद्दी पर इसको बैठा दिया। एक मिनट रुको। किसको बैठा दिया? बिंदुसार को बैठा दिया सर। देखो चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा हमने, उसके बाद में अब हम पढ़ रहे हैं किसके बाद में? बिंदुसार के बारे में। गुरुजी ये बताओ कि कौन की गद्दी पे कैसे बैठता है ये? मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। कब बैठा था? 298 में बैठ गया। डेट थोड़ा सा, क्योंकि 298 में चंद्रगुप्त मौर्य की हमने क्या कर दी? वो मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, हमने नहीं की, वो मर गया साहब। अब इसका उपनाम क्या क्या है? इनकी बिंदुसार के उपनाम क्या क्या हैं? पहला है अमित्रघात, अर्थ होता है इसको शत्रु का विनाशक। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका जो उपनाम हो ना, उसका नाम है अमित्रघात। इसका अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। ये बिंदुसार था जो शत्रुओं का बहुत ज़्यादा विनाशक था। ये आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था। किस तरह था? आजीवन। बिंदुसार को वायु पुराणों में भद्रसार कहते हैं। क्या बोलते हैं? भद्रसार, या वारिसर भी बोलते हैं। अब देखो जैन सूत्री में भी क्या बोलते हैं, इसको आगे चर्चा करेंगे।
एस्ट्रोबो के अनुसार सीरियन नरेश एडियोकस ने बिंदुसार के दरबार में यानी कि दरबार में दो व्यक्तियों को भेजा था। एक तो था डाइमैक्स नामक राजदूत भेजा था। कौन सा था? डाइमैक्स। देखो ये थोड़ा सा नाम है जो अटपटे हैं, इनको याद करना थोड़ा समस्या आएगी, तो आप लिख लिख कर याद करना, ठीक है बच्चों। अब ही मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी माना जाता है। अब देखो क्या बोल रहा है ये, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन बोला था। मैंने बोला था ना कि जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को क्या बोलते हैं? सिंहसेन बोला जाता है। और वायु पुराणों के अनुसार भी बता दिया आपको, भद्रसार बोला जाता है। अब देखो इसके शासनकाल में दो विद्रोह थे। कितने विद्रोह हुए थे? दो विद्रोह भेजे थे। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में दो विद्रोह भेजे थे दबाने के लिए। एक तो था सुसीम को भेजा था और एक अशोक को भेजा था। किसको भेजा था? एक सुसीम को भेजा था और एक अशोक भेजा था। ये थोड़ा याद रख लेना, ओके। बुद्ध विद्रोह तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। किसने बताया? इनकी बौद्ध विद्रोहों के अनुसार बताया जाता है कि बौद्ध विद्वान तारानाथ ये बोलते हैं कि बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। कितने राज्यों का? 16 राज्यों का विजेता बताया। अब हम अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। सब अशोक कौन था? हमने पहले कौन सा पढ़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा था। उसके बाद में कौन पढ़ा था? बिंदुसार। अब अशोक के क्या लगा देंगे? अशोक के यानी कि बिंदु के बाद में कौन आएगा? अशोक। यानी कि बिंदु किसकी लगानी है? अशोक को लगाना। थोड़ा याद रखना। कैसे याद रखना? देखो बच्चों कैसे याद रखना। हमने पहला चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाया और उसके बाद में कौन आया था? उसके बाद में बिंदुसार आया और बिंदुसार के बाद में कौन आएगा? अशोक आएगा। यानी कि बिंदु किसकी लगानी है? अशोक के लगानी है, ठीक है ना? ऐसे याद रखना। अब हमारे पास है अशोक। इसकी माता का नाम था सुभद्रदांगी। देखो नाम ऐसा है कि याद करने में समस्या आएगी। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। मगध पर बैठ गया कब? 269 ईसा पूर्व में। देखो बिंदुसार को कब बैठा दिया हमने? 298। बताया जाता है कि मगध पर बैठने से पहले अवंती का राज्यपाल था, ठीक है ना सर? ये अवंती है ना, अवंती का राज्यपाल कौन था? अशोक था। बैठने से पहले अशोक था। मास की ये एक अभिलेख बच्चों, मास की गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। बताइए कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो हम बताएंगे ये मास की गुजरा अभिलेख में मिलता है, ठीक है ना? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। यह ध्यान रखना कि पुराणों में अशोक को कहा जाता है, अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। 261 है, ये इंपॉर्टेंट है गुरु जी। ये क्या है? देखो 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। किसने किया? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। गुरु जी कलिंग है कहाँ? देखो बच्चों कलिंग कहाँ है? कलिंग की राजधानी तोसली है। अब एक मिनट रुकना, कलिंग कहाँ है? देखो ये हमारे पास है साहब, ये भारत का नक्शा है, ठीक है ना? थोड़ा सा ऐसे बन जाएगा, थोड़ा सा, ठीक है ना? ये देखो ये भारत का नक्शा है। भारत में ये यहाँ पड़ता है उड़ीसा। उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी है क्या? भुवनेश्वर। अब उड़ीसा में पड़ती है कलिंग। कलिंग का युद्ध कब हुआ था साहब? कलिंग का युद्ध हुआ था 261 में। देखो जो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, छोटे बच्चों को 10वीं क्लास के उनको ज़रूर बताना है, इस वीडियो को ज़रूर से, क्योंकि उनका चैप्टर है और ये एनसीईआरटी का आधार पर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। 261 में जब अशोक ने युद्ध किया था कलिंग पर, कलिंग की राजधानी है तोसली। किसकी? तोसली राजधानी है। तो बताओ कि कलिंग की राजधानी क्या है? तोसली। आपको पता है कि कलिंग तोसली राजधानी है। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। तो इसने 261 यानी कि 261 261 2-3 बार 261 क्या हुआ था? 261 में तो भाई क्या हुआ? कई बार कहते हैं दे दो भाई मेरे को 61 रुपया दे दो, दे दो भाई मेरे को 61 रुपया दे दो। आपको मैं लगभग सारा क्लियर कर दूंगा। अब क्या हो रहा है? अब देखो क्या बोला, कौन बोल रहा है? प्लेनी यानी कि प्लेनी का कथन है कि
मिस्त्री का राजा फिरोडोल्फस टोलसी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डियासियस नामक एक राजदूत भेजा था। ये कौन कह रहा है? प्लेनिंग कह रहा है कि मिस्त्री का राजा फिरा एक मिस्र देश है, मिस्र का राजा बोल रहा है कि फिराडे यानी कि फीडोडेल्फ्स टोल सेकंड ने एक पाटलिपुत्र में एक डियानिसिस नामक एक राजदूत भेजा अशोक के दरबार में। कौन सा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बताओ कि मिस्र का राजा कौन था जिसने अशोक के दरबार में एक राजदूत भेजा? उसका नाम था डियानिसिस नामक, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अशोक के दरबार में भेज दिया। बुद्ध धर्म की दीक्षा अब इम्पोर्टेंट है गुरुजी, क्या बात है कि वो देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण कर ली थी, अब ये अलग ही काम कर रहा है। अशोक ने तो काम ही अलग किया साहब। अशोक की नीति को अपनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अशोक की नीति को अपनाना विजयपूर्ण होता है। उस समय अशोक की नीतियों में दानवीरता हुआ, इसीलिए तो मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा था। अशोक की जैसी नीति थी ना, उनका कोई अनुसरण नहीं करता था साहब। अब देखो बच्चों, ये ध्यान रखने की बात है, मैं जैसा बोलता हूँ उसको थोड़ा गौर करके ध्यान रखना, ये बोलने का ही कुछ तजुर्बा है। ओके, देखो ये है हमारे पास कौन? अशोक जी। अशोक कह रहा है कि अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा कौन ने दी थी? तो अशोक कौन सी किस धर्म की शिक्षा ले रहा है? अशोक ले रहा है बौद्ध धर्म की शिक्षा ले रहा है, ठीक है ना बच्चों। अब उपगुप्त नामक भिक्षुक ने दी, ये इंपॉर्टेंट है। तो किसने दी? उपगुप्त नामक भिक्षुक ने अशोक को क्या दी? शिक्षा दी। किसकी दी? बौद्ध धर्म की, याद रखना ना। अब देखो निर्माण क्या क्या करवाया था? काका निर्माण करवाया गुरुजी, काका निर्माण करवाए हो। अरे भाई टेंशन क्यों कर रहे हो, निर्माण तो करवाए। क्या क्या करवाया? देखो आजीविका को वहन हेतु रहने हेतु यानी कि जीवन को बिताने हेतु बुढ़ापा होगा तो कहीं कहीं तो जीवन यापन करेगा। कौन? अशोक करेगा गुरुजी। हेतु बराबर की फाड़ी पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जिनका नाम था कर्ज से बनाया। देखो कर्ज, चौपार, सुदामा, विशु गुफा यानी कि विशु झोंपड़ी, यानी कौन से? देखो हम कोई चीज को क्या बनाएंगे? कर्ज लेके विशु झोंपड़ी। देखो ये याद हो जाएगी, कर्ज। कोई मकान बनाएंगे तो हम कर्ज लेके, मान लो को पैसा नहीं है तो वो तो कर्ज लेकर ही तो बनाएगा। और देखो कर्ज लेकर क्या बनाया? विशु झोंपड़ी बनाया। और क्या आगे क्या रखा? चौपार रखा। और यह सुदामा को रखने के लिए। ऐसे याद रखना कि मानो कि हमने क्या एक आदमी से पैसे कर्ज लेकर उससे एक विशु झोंपड़ी बनाई। क्या बनाई? एक विशु झोंपड़ी बनाई। उसके कर्ज ले लिया, कर्ज से हमने क्या ले ली? हम एक विशु झोंपड़ी। आगे को चौपारा, गांव में कौन रखे? चौपारा रख देना, चौपार इसको बोलते हैं, चौपार, ठीक है ना। और उसमें कौन रखेंगे? सुदामा को रख देंगे। तो अशोक के अपना जीवन यापन करने के लिए कर्ज, चौपार, सुदामा, विशु झोंपड़ी, ये बराबर की फाड़ी में है ये भाई। ओके, अशोक ने कहा अपने पुत्र, यानी कि अशोक ने अपने पुत्र पुत्रियों को, देख पुत्र था महेंद्र, पुत्र थी संघमित्रा। श्रीलंका में जाओ भाई तुम, यानी कि पहले कहा अशोक कहते थे कि जाओ तो उपदेश दो, दुनिया को सिखाओ बौद्ध धर्म के बारे में। जो महेंद्र था, कौन? महेंद्र था पुत्र, और पुत्र थी संघमित्रा, मेरे भाई महेंद्र, संघमित्रा कौन थी? बहन। और दोनों चले जाते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका। गुरुजी श्रीलंका कहाँ है? ये कॉमन सी बात है यार। ये मान लो कि श्रीलंका यहाँ है, ये हमारे है भारत का नक्शा, और ये हमारा श्रीलंका, ये है भाई श्रीलंका, एक ही लंका है भाई, ये तो श्रीलंका है। तो श्रीलंका किसको भेज दिया? महेंद्र और संघमित्रा को भेज दिया। अब देखो तो भारत के यानी कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने करवाया था। तो बताओ कि भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया था? अशोक ने कराया। देखो ये फैक्ट है और फैक्ट जरूर पूछा जाता है। अब देखो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी
करोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ये 4 लिपियों में वर्णित मिलती है, लिपियों का प्रयोग किया गया। कौन सा? ब्राह्मी, करोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। चलो बच्चों, अशोक के आगे आएगा, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट लिखना, लाइक करना, और कुछ बच्चों के लिए 10वीं के बच्चे इस टाइम पे बहुत ही नुकसान में हैं, तो उनको ज़रूर से उनके तक ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि सामाजिक ज्ञान का पार्ट है ये, उनके भी हैं और कंपटीशन लेवल में भी ये आता है। इसलिए आपसे मैं यही निवेदन करता हूँ कि किसी का भला हो जाए तो और बढ़िया है। ओके, सभी भाइयों को राम राम।